घर खरीदना शायद जिंदगी के सबसे बड़े फैसलों में से एक है ना? लेकिन इस बड़े सपने के साथ आता है एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट, सेल एग्रीमेंट। और सच कहूं तो ये अक्सर एक पहेली जैसा लगता है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। हम आपके रेरा सेल एग्रीमेंट को डिकोड करेंगे एक एक करके। सोचिए जरा, आपके सामने 50 पन्नों का एक लीगल एग्रीमेंट रखा है। थोड़ा डरावना लगता है ना? और लगना भी चाहिए, क्योंकि इसमें लिखे हर एक शब्द, हर एक क्लॉज का सीधा ताल्लुक आपकी मेहनत की कमाई से है। तो उसे समझना वाकई बहुत जरूरी है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हमारा मकसद ही यही है कि इस मुश्किल लगने वाले डॉक्यूमेंट को आपके लिए एकदम आसान बना दिया जाए। हम रेरा मॉडल एग्रीमेंट के जो सबसे ज़रूरी हिस्से हैं ना, उन्हें एक एक करके समझेंगे। वादा है, सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तो हमारा प्लान कुछ ऐसा है। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये डील है क्या, कौन, क्या और किस कीमत पर। फिर बात करेंगे कि बायर्स के लिए इसमें क्या क्या प्रोटेक्शंस हैं। उसके बाद समझेंगे कि एक खरीदार की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। और आखिर में चाबियां मिलने और पोजीशन तक की पूरी कहानी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी अग्रीमेंट का जो दिल होता है ना, वो होता है उसका सौदा। मतलब बिल्कुल बेसिक बातें। कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, क्या बेचा जा रहा है, और सबसे जरूरी, किस कीमत पर। देखिए, अग्रीमेंट में दो मेन खिलाड़ी होते हैं। एक होता है प्रमोटर, सीधे शब्दों में आपका डेवलपर या बिल्डर। और दूसरा होता है अवांटी, यानी कि आप, घर खरीदने वाले। इन दो शब्दों को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार आएंगे। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी शब्द पर, कारपेट एरिया। रेरा ने इसे बिल्कुल साफ कर दिया है। ये वो एरिया है जिसे आप असल में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब घर की चार दीवारी के अंदर का नेट यूजेबल एरिया। और ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी की कीमत इसी के हिसाब से तय होती है, सुपर बिल्टअप पर नहीं, कारपेट एरिया पर। पेमेंट का जो सिस्टम है वो बड़ा स्मार्ट है। ये सीधे कंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस से जुड़ा हुआ है। मतलब आपने बुकिंग अमाउंट दिया, उसके बाद अगला पेमेंट तभी होगा जब प्लिंथ का काम पूरा हो जाएगा, फिर स्लैब बनने पर, फिर फिनिशिंग होने पर, और आखिर में पोजेशन के टाइम पर। इससे ये पक्का होता है कि आपका पैसा तभी जा रहा है जब प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। ये एग्रीमेंट एक खरीदार के लिए एक ढाल की तरह कैसे काम करता है। इसमें ऐसे कौन से क्लॉजेज हैं जो आपके हक की हिफाजत करते हैं? आइए देखते हैं। ये नंबर याद रखिएगा, 5 साल। इसका मतलब ये है कि पोजीशन मिलने के बाद अगले 5 साल तक अगर बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में कोई भी गड़बड़ी निकलती है, कोई डिफेक्ट आता है, तो उसे ठीक कराने की जिम्मेदारी पूरी तरह से प्रमोटर की होगी। और हाँ, इसके लिए आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जा सकता। घर खरीदारों की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक होती है, क्या पोजेशन टाइम पर मिलेगा? ये क्लॉज इसी का जवाब है। अगर डेवलपर आपको तय तारीख पर घर नहीं दे पाता, तो जितनी भी देर होगी, हर महीने की देरी के लिए उससे आपको ब्याज देना होगा। सिंपल। एग्रीमेंट में प्रमोटर की तरफ से कुछ पक्के वादे भी होते हैं। इन्हें वारंटी कह सकते हैं। जैसे वो ये गारंटी देते हैं कि जमीन का टाइटल एकदम साफ सुथरा है, कोई झोल नहीं है, सारे सरकारी अप्रूवल और लाइसेंस अपनी जगह पर हैं, और प्रॉपर्टी पर कोई पुराना केस या कर्ज नहीं है। ये सब बातें लिखित में होती हैं। और ये एक बहुत बहुत ही जरूरी प्रोटेक्शन है। एक बार आपने एग्रीमेंट साइन कर दिया और पैसे देने शुरू कर दिए, तो उसके बाद प्रमोटर आपके अपार्टमेंट को गिरवी रखकर उस पर कोई लोन नहीं ले सकता। मतलब जो चीज आपको बेची जा चुकी है, उस पर कोई और चार्ज क्रिएट नहीं किया जा सकता। आपका इन्वेस्टमेंट सेफ रहता है। अब देखिए, कोई भी अच्छा एग्रीमेंट एक तरफा नहीं होता। अगर खरीदार के अधिकार हैं, तो कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं और समझते हैं कि एक आवंटी यानी बायर की क्या कमिटमेंट्स होती हैं। तो बायर की सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है टाइम पर पेमेंट करना। जो पेमेंट शेड्यूल तय हुआ है, उसे फॉलो करना बहुत जरूरी है। और अगर पेमेंट में देरी होती है, तो बायर को भी उस पर ब्याज देना पड़ सकता है। ये नियम दोनों तरफ बराबर लागू होता है। और पेमेंट में देरी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये क्लॉज बताता है कि अगर कोई बायर लगातार 3 बार पेमेंट करने में चूक जाता है, तो प्रमोटर उसे 15 दिन का एक लिखित नोटिस देकर एग्रीमेंट कैंसिल भी कर सकता है। तो ये एक सीरियस मामला है। घर मिलने के बाद भी कुछ नियम और जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे अपने अपार्टमेंट को अच्छी हालत में रखना, बिना परमिशन के कोई स्ट्रक्चरल बदलाव,
मतलब कोई दीवार वगैरह नहीं तोड़ना। और हाँ, सोसाइटी के मेंटेनेंस चार्जेस और दूसरे ड्यूज टाइम पर देना। आखिर एक अच्छी कम्युनिटी बनाने के लिए ये सब जरूरी है। चलिए जी, अब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। वो पल जब चाबियां हाथ में आती हैं और उसके बाद क्या होता है। पोजेशन से लेकर एक कम्युनिटी का हिस्सा बनने तक की कहानी। पोजेशन का भी एक ऑफिशियल तरीका होता है। सबसे पहले बिल्डर को सरकारी अथॉरिटी से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट या ओसी लेना पड़ता है। ये सर्टिफिकेट एक सबूत है कि बिल्डिंग रहने के लिए बिल्कुल तैयार और सेफ है। जब तक ओसी नहीं मिलता, बिल्डर आपको लीगली पोजेशन ऑफर नहीं कर सकता। ओसी मिलने के बाद ही वो आपको लिखित में नोटिस भेजेगा। एक बार जब ज्यादातर लोग बिल्डिंग में रहने आ जाते हैं, तो अगला कदम होता है मिलकर एक रेजिडेंस एसोसिएशन यानी सोसाइटी बनाना। ये एक कानूनी ज़रूरत है और बहुत ज़रूरी भी, क्योंकि यही एसोसिएशन आगे चलकर पूरी बिल्डिंग का मैनेजमेंट और मेंटेनेंस देखेगी। और ये है ग्रैंड फिनेले। जब आपकी सोसाइटी रजिस्टर हो जाती है, उसके 3 महीने के अंदर अंदर प्रमोटर को पूरी बिल्डिंग और जो भी कॉमन एरियाज हैं जैसे पार्क, लॉबी वगैरह, उसका कानूनी मालिकाना हक उस सोसाइटी के नाम पर ट्रांसफर करना होता है। और इसी के साथ ओनरशिप की प्रक्रिया सही मायनों में पूरी होती है। अब एक बात पर खास ध्यान दीजिए। एग्रीमेंट में एक क्लॉज होता है, इंटायर एग्रीमेंट क्लॉज। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो कुछ भी इस किताब मतलब इस एग्रीमेंट में लिखा है, सिर्फ वही सच है, वही कानून है। सेल्स वाले ने आपको चाहे कोई भी सपना दिखाया हो, कोई भी मौखिक वादा किया हो, अगर वो इस एग्रीमेंट में लिखा नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ज़ीरो। तो इन सारी बातों को जानने के बाद अब एक आखिरी सवाल। सोचिए, अगर साइन करने से ठीक पहले आपको सिर्फ एक चीज डबल चेक करने को कहा जाए, तो वो क्या होगी? क्या वो कारपेट एरिया होगा, पोजेशन की तारीख या फिर पेमेंट का शेड्यूल? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है, और वही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा भी है। इस पर सोचिएगा जरूर।